हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का 6E तक बताया था। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए 6E में ही कहा गया कि मध्यवर्ती लाभों का अंतरण वैध नहीं होगा। देखिए जो धारा 6 है, 6 का E जो है वो केवल वाद लाने का अधिकार है। तो क्योंकि ये केवल वाद लाने का अधिकार है, संविदा भंग एवं दुष्कृत के लिए हर्जाना मांगने का अधिकार अंतरणीय नहीं है। लेखा मांगने का अधिकार एवं डिक्रियों का अंतरण संभव है। ठीक है, जैसे कि इस ए जो बी का नैसर्गिक संरक्षक था, उसने बी की सम्मति बिना किसी विधिक आवश्यकता के बेच दी। संपत्ति पर कब्जा बी का था। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामले में अवयस्क को विक्रय आपास करने के लिए वाद लाने का अधिकार, केवल वाद लाने का अधिकार है, और यदि वह उस अधिकार को किसी व्यक्ति को अंतरित करता तो ये केवल वाद लाने का अधिकार के जैसा होगा। अब जैसे उसने अवयस्क को विक्रय आपास करने के लिए वाद लाने का अधिकार दे दिया, जो कि मान्य नहीं है। अगर वह किसी व्यक्ति को देता तो वह वाद लाने का अधिकार होता, मतलब राइट टू स्यू होता। केवल वाद लाने का अधिकार मर राइट टू स्यू है, और यदि वह उस अधिकार को किसी व्यक्ति पर अंतरित करता तो केवल वाद लाने का अधिकार के जैसा होगा। इसलिए धारा 6 का ई के अंतर्गत शून्य होगा। अगर अवयस्क को संस्थित करता है तो यह शून्य होगा। फिर आता है एक्शनेबल क्लेम एवं केवल वाद लाने के अधिकार में अंतर। अब किसी निश्चित एवं निर्धारित कर्ज को वसूल करने का अधिकार केवल मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं। देखिए, किसी निश्चित एवं निर्धारित कर्ज को वसूल करने का अधिकार मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति को 10,000 रुपये उधार दिया और उसके लिए वर्तमान प्रोनोट का अंतरण कर देता है, उसके आधार पर वाद चलाने का अधिकार आ को चलाया जाएगा। यह अंतरण मान्य है क्योंकि एक निश्चित राशि को वसूल करने का अधिकार दिया जा रहा है। जो मुकदमे में जुआखोरी को बढ़ावा नहीं है। अनुचित दावे में सभी कर्ज शामिल हैं सिवाय बंधक व गिरवी के मामले में जिन्हें प्रतिभूति दी गई। कर्ज के अतिरिक्त चल संपत्ति का दावेदार के कब्जे में न हो, उसमें दावेदार का प्राप्त लाभप्रद हित भी अनुचित दावे है, बशर्ते दीवानी अदालत इसे राहत देने का पर्याप्त आधार मानती है। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझिए कि बा ने आ के खिलाफ अपमानजनक बातें कही, आ बा के खिलाफ मानहानि का दावा कर सकता है, सेक्शन 499। आ ने यह अधिकार सा को दे दिया। अब आ ने यह अधिकार सा को दे दिया तो यह अवैध होगा। सा बा से प्रतिकर वसूल नहीं कर सकता। अब जैसे आ ने ईर्ष्यावश बा की संपत्ति कुर्क करा दी, बा आ के खिलाफ गैर कानूनी कुर्की तथा जब्ती का वाद चला सकता है। बा ने इस अधिकार का प्रयोग सा को सौंप दिया, यह अवैध है। सा मुकदमा नहीं चला सकता। ठीक है, तो जिसकी संपत्ति है उसी के वाद लाने का अधिकार है। अब इसमें एक बात है कि अनुयोज्य दावा जो है वह स्वयं एक स्वतंत्र संपदा है। इसका अंतरण हो सकता है और अंतर्ती को यथोचित अधिकार दिए जा सकते हैं यदि केवल वाद चलाने के अधिकार में पृथक अस्तित्व रखता है। उदाहरता, आ ने बा को 100 रुपये उधार दिया, सा बा से ये रुपया नहीं मांग सकता। अगर भाई हम आपको अगर उधार देते हैं तो हम आप ही से मांगेंगे, तीसरे व्यक्ति से क्यों मांगेंगे? और ना ही आ सा को ऐसा करने का कोई अधिकार ही दे सकता और अधिकार नहीं दे सकता। रुपया आ ने दिया, आ ही वसूल करेगा। सा इसे किस हैसियत से मांगेगा यदि वह आ का एजेंट या मुख्तार होता? सा उसी हैसियत से मांग सकता था जब वह आ का एजेंट होता या मुख्तार होता, आ के लिए मांग कर सकता, परंतु वह यह नहीं कह सकता कि रुपया तो आ ने दिया है परंतु वसूल मुझे करना है, क्योंकि आ ने रुपया वसूल करने का अधिकार मुझे सा को दिया है, परंतु कर्ज संपत्ति है। यदि आ ने पूरा कर्ज सा को उतार दिया तो सा कर्ज का मालिक हो गया और वह कर्ज के साथ कर्ज वसूल करने का अधिकार ही पाएगा। कर्ज तो अनुयोज्य दावा है और कर्ज वसूलने का अधिकार वाद चलाने का अधिकार है। अगर इसे कर्ज के अलग अंतरित किया जाए तो वो केवल वाद दायर करने का अधिकार हो जाएगा, अंतरण अवैध होगा। अब देखिए कि आ ने बा को 100 रुपये दिए, आ ने बा को 100 रुपये दिए, ठीक है, तो आ बा से ही पैसे वसूल कर सकता है। वो चाहे सा से कर दे तो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर सा आ को पैसा लौटा दे, सा आ को पैसा दे दे
तो वह बा के ऊपर बात चला सकता है, ठीक है, तब उसका अधिकार हो जाएगा, क्योंकि वह उसका मुख्ताराम होगा या तो एजेंट होगा। ठीक, अब बात करते हैं 6F की, लोक पद, पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस का अंतरण। पब्लिक ऑफिस या लोक पद की परिभाषा इस एक्ट में नहीं दी गई है। पब्लिक सर्वेंट शब्द को इंडियन पीनल कोड में एक पब्लिक ऑफिसर शब्द को सिविल प्रोसीजर कोड में परिभाषित किया गया। समानता लोक अधिकारी वह व्यक्ति होता है जिसे जनता की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया है और जो सरकार से किसी न किसी रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता है। इस खंड में दो बातें कही। अब देखिए, पब्लिक ऑफिस तो वही होगा जो सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया होगा और उसको सरकार की तरफ से कुछ मेहनताना मिलता होगा। फिर आता है लोक पद, पब्लिक ऑफिस। इस प्रकार के पद तत्संबंधी अधिकारियों की बपौती संपत्ति नहीं होती। इस प्रकार के संबंधों का मतलब है कि ये अधिकारी की बपौती संपत्ति नहीं होती। पहले ऐसे पदों का खुला अंतरण होता था। लगान वसूल करने के लिए ठेके दिए जाते थे, न्याय करने के लिए ठेके दिए जाते थे, काजी का पद बिकता था। परंतु आज ऐसे उदाहरण कुछ धर्म संबंधी व ग्राम जीवन से संबंधित है, लोक पदों का अतिरिक्त नहीं मिलते। आंग्ल विधि में भी इस तरह की व्यवस्था है। ऐसे पदों का अंतरण विधि विरुद्ध है। निम्नलिखित में लोक पद अंतरणी नहीं, लोक पद अंतरणी नहीं। किसी मंदिर में अर्चक, परिचारिका, कराइमा, मिरास या धर्मता के पद, इस तरह मुतवल्ली, घाटवाल, कारनान, चौकीदार और आदि पर भी अंतरणी नहीं माने गए हैं। अब लोक अधिकारी का वेतन। लोक अधिकारी का वेतन उसका अपना स्तर बनाए रखने और सुख सुविधा के लिए दिया जाता है। इसका अंतरण अवैध है। इस तरह सरकारी कर्मचारी को अपने वेतन का 1/100वां हिस्सा राष्ट्रीय बैंक में देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, या विश्वविद्यालय या कर्मचारी अपना एक दिन का वेतन की कटौती किसी भी कार्य के लिए कराने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो बाध्य नहीं है और ना किसी बैंक में जमा करने के लिए बाध्य। अब इसमें केस है अनत्या बनाम सुब्बराव में। बड़ा भाई छोटे भाई को पढ़ाई के समय पूरा कर देता रहा। छोटे भाई ने स्वीकार कर लिया कि अपने वेतन का निश्चित भाग बड़े भाई को देता रहेगा। यह करार वैध रहेगा, भले ही छोटा भाई बाद में लोक सेवक हो गया हो और अंतरण उसके वेतन से ही। इस तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के भरण पोषण के लिए दायर मुकदमे में यदि आदेश है कि पति के वेतन से 1/3 हिस्सा काट कर पत्नी के बच्चों को भरण पोषण के लिए भेज दिया जाए, तो यह आदेश वैध होगा, भले ही कटौती पति के उस वेतन से हो जो उसे लोक सेवक के रूप में दिया जा रहा है। ठीक, फिर आता है इसमें पेंशन या वृत्तिकाओं का अंतरण। पेंशन और वृत्तिकाओं का अंतरण का मतलब क्या होगा? सरकारी पदों का अंतरण नहीं हो सकता और ना ही सरकारी कर्मचारियों में देय वेतन या धनराशि का अंतरण हो सकता। इस सुरक्षा में सरकारी कर्मचारी आवधित रूप से कार्यरत हो सकेंगे। यात्रा भत्ता, वेतन, सैलरी नहीं। ठीक है, तो पेंशन और वृत्तिकाओं का अंतरण कैसे हो सकता है? परिभाषा दी गई। पेंशन देखिए किसे कहते हैं। विधि के समांतर व्यवस्था पेंशनर एक्ट की धारा 12 में दी गई है, परंतु पेंशनर की परिभाषा इस अधिनियम में भी नहीं है। न्यायालयीय व्याख्याएं हैं। एकमात्र साधन है जिससे ये जाना सकता है कि पेंशन क्या है। पेंशन ऐसी देय राशि होती है जिसका उद्देश्य या तो मुआवजा देना होता है या तो हर्जाना देना होता है। सरकारी नौकरियों में प्राप्त होने वाले फायदे जैसे लाभांश, बोनस, इनाम, मालगुजारी रहित कृषि योग्य भूमि अन्य पेंशन नहीं होगी, भले ही उन्हें पेंशन के स्थान पर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए पेंशन का स्थानांतरण हो सकता है कि नहीं। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर जैसे कोई व्यक्ति कोई सरकारी पद पर है, मैं पहले की बात बता रहा हूँ, 2004 के पहले की बात, रिटायर होने के बाद उसको पेंशन मिल रही थी। अब 2-3 साल जब रिटायरमेंट के हो गए तो अगर उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसके पेंशन का कुछ हिस्सा उसकी पत्नी को दिया जाता था, क्योंकि पत्नी से अटैच है। क्योंकि पत्नी की संपत्ति पर पत्नी का हक होता है, उसी तरह पति की संपत्ति पर पत्नी का भी हक होता है। इसी तरह पेंशन पर भी हक होता है। अब किसी संपत्ति अहित की प्रकृति के प्रतिकूल अंतरण, विधि विरुद्ध उद्देश्य या प्रतिफल के लिए किए गए अंतरण अमान्य और अवैध होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको धारा 6, लेकिन आप धारा 6 का आई देख लीजिए क्या है। खेतीहर पट्टों एवं पट्टाधारी काश्तकारों के कुछ अधिकारों का आरक्षण क्या है? काश्तकार में निहित अधिभोग का अधिकार है। मालगुजारी न दे पाने वाले काश्तकार का उस काश्तकार से निहित हित है। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के प्रबंध में स्थित संपत्ति के पट्टाग्राही की रुचि है। ठीक है, तो ये सब धारा 6 के आई के अंतर्गत आती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो
समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।